3087 को छोटी से छोटी किस संख्या से गुणा किया जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण घन संख्या बन जाए। धन नहीं, एक घन संख्या बनाना है। पूर्ण कैसी संख्या बन जाए? घन संख्या बन जाए। पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं देखो, आप लिखो पहले 3087 पहले कितने से कटेगा? 3 से कटेगा। 3 एक हम 3 जीरो लगा दो, 3 दूनी 6, 7 8, 3 9 27। फिर कितने से कटेगा? 3 से कटेगा। 3 त्रिक 9, 3 चौक 12 और 3 त्रिक 9। फिर कितने से कटेगा? 3 3 6, 7 8 9 10। 3 से नहीं कटेगा, अब 7 से काटो। 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 29 30, 4 5 6 7 9 63। 7 से एक बार और काट दो, 7 7 49। फिर एक बार 7 से काट दो, 7 1 7। जब भी घन बनाना होता है तब 3 3 के पेयर ढूंढते हैं, जब वर्ग बनाना होता है तो 2 2 के पेयर ढूंढते हैं। तो देखो 7 तो 3 हो गए, तो ये 7 ये 7 7 मिलकर 7 7 का 3 का पेयर बन जाएगा। ये तो पूर्ण घन बना देगा। ये 2 3 है, इसमें एक 3 कम है, क्योंकि घन बनाने के लिए कोई भी अक्षर 3 बार आपस में गुणा होती है तो घन बनती है, और 2 बार गुणा होती है तो स्क्वायर बनती है। तो इसका मतलब एक 3 अगर हम लोग और ले आए अपने पास से, उसमें गुणा कर दें, तो यदि आप 3087 में 3 का गुणा करेंगे तो जो भी संख्या आपको प्राप्त होगी वो एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। तो किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाएगा? 3 से किया जाएगा। सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे दूसरा नंबर प्रश्न लिखा है, एक संख्या यदि उसी संख्या के 2/3 में जोड़ने से पैंतीस प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है? तो वह संख्या क्या है? बताएंगे इसका आंसर कितना आएगा। लिखा हुआ एक संख्या यदि उसी संख्या के 2/3 में जोड़ने से 35 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है? पहले तो आपको पता होनी चाहिए, एक कोई नंबर है, आप उस नंबर को चाहे जो मान लो, x मान लेते हैं, मान लो संख्या क्या मान लें? आप मान लो संख्या x। कह रहे हैं कि एक संख्या x उसी संख्या के 2/3, इस संख्या का 2/3 निकालो और इसी संख्या में जोड़ दो। एक संख्या और उसी संख्या का 2/3 उसमें जोड़ देते हैं तो क्या प्राप्त होता है आपको? 35 प्राप्त होता है। तो संख्या बतानी, इसका मतलब x की वैल्यू निकाल दो, संख्या आ जाएगी। इसको गुणा करोगे हो जाएगा 2x/3। अब इसको जोड़ोगे तो हो जाएगा, 3 का गुणा करोगे तो 3x और प्लस में 2x से हो जाएगा 5x/3 और बराबर में हो जाएगा 35। और 5 से काटोगे तो 5 से 35 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगी? 7 3 21। इसका मतलब है वो संख्या क्या थी? वो संख्या 21 थी। सही है। बिल्कुल इजी प्रश्न है, क्योंकि यूपी पीईटी के सिलेबस के हिसाब से करवा रहे हैं, तो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। अब देखेंगे अगला 3 नंबर क्वेश्चन। लिखा हुआ किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है, से 10
अधिक है तो वह संख्या क्या है? तो वह संख्या क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए कह रहे हैं एक संख्या का 1/3 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है और चाहे 10 कम हो, एक ही तरह लगता है। किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है तो वह संख्या क्या है? आपको संख्या बतानी है। संख्या क्या है अभी आपको नहीं पता। अगर आप x मानेंगे तो x से भी लग जाएगा, अगर x नहीं मानेंगे तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। एक कोई संख्या कह रहे हैं उसका यदि हम 1/5 करें और दोबारा उसका 1/7 करें तो इन दोनों के बीच में कितने का अंतर आ जाता है? 10 का अंतर आ जाता है। अच्छा 10 अधिक बताइए या 10 कम बताइए, हमेशा अंतर ही होता है, ठीक है। अब एक कोई ऐसी संख्या अगर आप यहाँ x मानोगे तो आपको x का गुणा यहाँ करवाना पड़ेगा, x से गुणा यहाँ करवाना पड़ेगा। तो हम लोग ऐसा करते हैं, x से बचने के लिए कोई ऐसा नंबर ले लेते हैं जो 5 और 7 दोनों से कट जाए, यानी 7 और 5 का मल्टीपल हो। अगर हम लोग 7 और 5 को देखें तो हम संख्या को 35 मान सकते हैं। ये हमने मानी हुई संख्या तो यूनिट में है अभी। ये कह रहे हैं कि यदि उसी संख्या का 1/5 कर रहे हैं तो 35 से 1/5 कर दिया है। दोबारा कह रहे हैं उसी संख्या का 1/7 करते तो 10 अधिक, यानी इनके दोनों के बीच का अंतर कितना है? 10 के बराबर। ये यूनिट में है अभी। 5 से काटोगे 5 सत्ते 35, बन गया कितना यूनिट? 7 यूनिट। इसको 7 से काटोगे 7 पचे 35, यानी ये बन जाएगा 5 यूनिट। दोनों के बीच का डिफरेंस 10 के बराबर है, यानी 5 घटा दोगे तो बचे कितना? 2 यूनिट। और 2 यूनिट कितने के बराबर? 10 के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके सामने कितनी आ जाएगी? 5। और आपको बताना क्या था? संख्या बतानी थी। संख्या हमने मानी क्या थी? 35, यानी 35 यूनिट की वैल्यू चाहिए तो संख्या आपके सामने आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू अगर आपके सामने 5 है तो 35 यूनिट की वैल्यू जानने के लिए संख्या को 5 से गुणा कर देंगे। 5 पचे 25 की 5 कैरी आएगा 2 और 5 तेई 15, 16 17 18। सही है। 5 पचे 25 की 5 कैरी 2 बचेगा, 5 तेई 15, 16 17, 175 आएगा। तो संख्या क्या आ जाएगी? 175 आ जाएगी। यदि आप x मान के करना चाहते हैं तो गलत नहीं होगा। आप यहाँ x मान लो, जहाँ जहाँ 35 दिख रहा है वहाँ x रखो, फिर यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, उससे भी लग जाएगा, गलत नहीं होगा। हमने 35 मान के किया, कुछ लोग 70 मान लेंगे। बस ऐसा डिजिट मानना जो 7 और 5 से कट जाए, तो आप 35 मानो या 70 मानो या x मानो, सबसे आंसर सेम आएगा, क्योंकि इजी क्वेश्चन है तो आप किसी भी तरह लगाओगे आंसर गलत नहीं आएगा, सही आएगा। अगला हम लोग देखेंगे अब 4 नंबर प्रश्न, ठीक है। चार नंबर प्रश्न है, देखो 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 63 है। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या क्या है? देखेंगे ये वाला क्वेश्चन, इसका आंसर कितना आएगा बताइए। 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत विषम संख्या, इस चीज को ज्यादा ध्यान से देखोगे। 3 क्रमागत तो हैं, लेकिन कैसी हैं? 3 क्रमागत संख्याएं नहीं, 3 क्रमागत विषम संख्याएं हैं जो 3 से कट भी रही हैं। 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 63 है। तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? यदि आप 63 को करते हैं 3 से भाग, 3 से भाग करोगे तो बीच का नंबर निकल के आएगा। इसका मतलब है बीच की संख्या आएगी। तो ये 3 संख्याएं थी, तो तीनों संख्याएं हमने ऐसे बना दी। इसको भाग करो, कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। 21, तो ये बीच की वैल्यू आ गई।
इससे पहली वाली एक संख्या जो होगी जो सबसे छोटी संख्या होगी और ये सबसे बड़ी, इसका मतलब आपको ये नंबर बताना यहाँ पर क्या आएगा। और ये कैसी संख्या है तीनों, 3 से डिविजिबल है, तो 21 से पहले कौन सा नंबर होगा जो 3 से कटेगा, तो आप कहेंगे कि ये 18 है। 18 से अगला क्या है, सॉरी 21 से अगला क्या है, 24 है। लेकिन एक शर्त देखो, क्या ये शर्त पूरा हो रही है आपके हिसाब से? अगर 24 आंसर आ रहा हो तो देखिए 3 क्रमागत विषम संख्या है और 24 सम संख्या, क्योंकि ये 2 से कट जाएगी, और 18 भी कैसी संख्या है, सम संख्या है जो कि 2 से कट जाएगी। और एक शर्त ये वाली भी नहीं पूरा हो पाएगी क्योंकि तीनों संख्याओं का योग 63 है और इनका जोड़ने पर योग 63 नहीं बन रहा है। तो आप यहाँ पे 18 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 18 कैसी संख्या, सम संख्या, तो 18 यहाँ पर नहीं लिख सकते हो, 24 यहाँ पर नहीं लिख सकते हो। तो 18 से पहले कौन सी संख्या होगी जो 3 से कट रही होगी, 15 होगी। देखो 15 भी 3 से कट जाएगी और विषम भी है। 15 के आगे ऐसा कौन नंबर है जो विषम भी हो और 3 से कट भी रहा हो, तो 21 है। 21 से अगला कौन सा ऐसा विषम नंबर है जो 3 से कट भी रहा हो और विषम संख्या भी हो, तो हम लोगों ने जोड़ा था 24 आया, तो 24 में और 3 जोड़ दो, 24, 25, 26, 27, इसका मतलब है 27 सबसे बड़ी संख्या होगी। यही हमारा आंसर होगा इस प्रश्न का। और तीनों संख्याओं का योग 63 बनना चाहिए। आप 27, 21 और 15 को जोड़कर योग 63 भी बना देंगे और 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 63 बन जाएगा। उसमें से सबसे बड़ा नंबर पूछेगा तो 27 टिक करना, 24 करोगे गलत हो जाएगा। सबसे छोटा नंबर पूछेगा 18 करोगे तो गलत हो जाएगा, सबसे छोटा 15 आएगा। सही है, ये क्वेश्चन थोड़ा सही है क्योंकि ज़्यादातर लोग ऑफलाइन वाली क्लास में इसका आंसर 24 बता रहे थे। सही है, अगला देखेंगे अब। देखो 5 नंबर प्रश्न क्या है, लिखा हुआ है जब पंखों की कीमत में 20% की वृद्धि, अच्छा 20% की कमी, 20% की कमी की गई। जब पंखों की कीमत में 20% की कमी की गई तो पंखों की बिक्री 40% बढ़ गई। 40% बढ़ गई तो कुल बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा? कुल बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा? ये प्रश्न है, देखो कह रहे हैं कि जब पंखों की कीमत में 20% की कमी हुई है तो जाहिर सी बात है अगर रेट गिरा है तो डिमांड बढ़ेगी ना, अगर प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ता है। कीमत 20% कम हुई जिससे कि पंखों की बिक्री में 40% की वृद्धि हो गई। आपको बताना है कि ओवरऑल बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा है। इसको लगाने के कई तरीके हैं, कुछ लोग इसको a + b - ab/100 से भी कर लेते हैं, कुछ लोग 100 मान के भी कर लेते हैं, कुछ लोग सेकंड से भी कर लेते हैं। हम आपको जो अच्छा तरीका है वो बता देते हैं, अगर आप कहेंगे तो दूसरा भी बता देंगे। देखो सबसे पहले आप इसको 100 मान के करना सीखे। देखिए अगर आप पहले 100 मान लें, अब ये 100 क्या माना है, आप 100% मान लो और कह रहे हैं कि पहले 20% कमी हुई है तो आप 100 से कम कर लें, यहाँ लिख लें 80/100, और फिर 40% बिक्री बढ़ी है तो 40% 100 में बढ़ा के लिख दें। कम होगा 100 से कम कर लेंगे, बढ़ेगा 100 में बढ़ा लेंगे। इसको अगर ये 100 से ये 100 काट दो और ये 00 से 00 काट दो, 14 अट्ठे कितना हो जाएगा, 112 ही होता है ना, 14 अट्ठे 112। तो देखो हमने 100 माना था और बढ़ के कितना हो गया है, 112। इसका मतलब है कि बिक्री में 12% की क्या हुई, 12% की वृद्धि हुई। या तो आप इसको ऐसे लगा दो, 12% की वृद्धि हुई, ओवरऑल क्या प्रभाव पड़ा है, तो 12% की वृद्धि हो गई बिक्री में। यदि आप ऐसे नहीं लगाना चाहते हैं, फ्रैक्शन वाली वैल्यू से लगाना चाहते हैं,
जब भी सही बटे में वैल्यू आती है तब हम लोग फ्रैक्शन वाले तरीकों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अगर आप उसे करना चाहते हो तो कैसे करते, देखो आप सबसे पहले देख ले प्राइस, जो इसका प्राइस है वो 20% क्या हुआ है, कम हुआ है। 20% की वैल्यू कितना होती है, 20 पंचे 100, 1/5। और जो डिमांड है यानी बिक्री है वो क्या हो गई है, अच्छा बिक्री लिख दें या सेलिंग लिख दें, डिमांड ही लिखो, ठीक है। 40% की फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0 से 0 कटेगा, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2/5 हो जाएगा। अब इधर समझो, इसका ये मतलब कि पहले एक पंखा 5 रुपए का पड़ता था, अब 1 रुपए की कमी हो गई, ये कमी हुई और ये वृद्धि हुई। कमी हुई है तो इसका मतलब अब एक पंखा 4 रुपए का पड़ रहा है। पहले बिकते थे 5 पंखे, अब 2 ज्यादा बिकने लगे तो अब कितने पंखे बिक रहे हैं, 7 पंखे बिक रहे हैं। पहले 5 रुपए का एक पंखा था और 5 पंखे बिकते थे, इसका मतलब है कि हमारे पास 25 रुपए कलेक्ट होता था। अब 4 रुपए का एक पंखा लेकिन बिक 7 जाते हैं तो इसका मतलब हमारे पास 28 रुपए कलेक्ट हो रहा है। तो देखो पहले 25 रुपए आता था, अब 28 रुपए आने लगा है, तो क्या हुई, वृद्धि हुई है। 25 से 28 हो गया, कितना बढ़ा है, 25, 26, 27, 28, 3 बढ़ा है। तो वृद्धि बतानी थी आपको ना, वृद्धि का प्रतिशत बताओगे कितना वृद्धि हुई, 3 की वृद्धि हुई कितने से, 25 से, और 100 से गुणा कर दो। 25 चौको 100 और 3 चौक 12, 12% की वृद्धि हुई। चाहे आप इस प्रश्न को ऐसे कर लें, और ये तरीका आप तभी लगाएंगे जब आपको 2% पता हो। जैसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि एक सिनेमा हॉल की टिकटों की बिक्री मूल्य में इतने % की कमी कर दी गई, जिसकी वजह से टिकट की बिक्री इतने % बढ़ गई है, तो उसके कलेक्शन में टोटल कितने % का परिवर्तन हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन जो फ्रैक्शन में रहे, 33 से 1/3, 16 से 2/3 और 11 से 1/3, 33 से 1/3, इस तरह की वैल्यू जब आए तो आप इसको ऐसे करोगे तो ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा। बाकी करने को आप किसी भी तरीके से कर रहे हो, आंसर आ रहा है तो सही है।